गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कल वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे नर जनन तंत्र की। और नर जनन तंत्र में हम देखा कि वृषण, आदिवृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी और शिशु, इनकी संरचनाओं के बारे में हमने कल पढ़ा था। फिर लास्ट टॉपिक बच गया था अपना कौन सा, जनन ग्रंथि। तो आज हम बात करते हैं जनन ग्रंथि। तो देखिए, नर के अंदर 3 तरह की जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। नंबर 1 शुक्राशय, ठीक है ना। शुक्राशय क्या होती है? ग्रंथि होती है और इसके द्वारा बनता है शुक्रीय प्लाज्मा। क्या बनता है? शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं वीर्य कहते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पे जो वीर्य बनेगा ना, वो लगभग बनता है 70% बनता है। ये चीज ध्यान रखना। शुक्राशय में 2 काम होते हैं, शुक्राणु का संग्रह भी होता है और साथ साथ में यहाँ पे वीर्य का निर्माण भी होता है। अब ये यहाँ पे है कि जो वीर्य बनता है या शुक्रीय प्लाज्मा बनता है, इसका क्या संगठन होता है। तो वीर्य जो क्या काम करता है, तो वीर्य का काम होता है कि शुक्राणुओं को पोषण देना। इसके अलावा अगर हम देखें उसमें, तो ये शुक्राणुओं को गति करने के लिए एक माध्यम भी प्रदान करती हैं। अगर हम देखें यहाँ पे इसमें क्या क्या इसके संगठक होते हैं, तो देखिए पहला संगठक होता है इसमें फ्रक्टोज। सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक लिक्विड होता है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है, फ्रक्टोज हो गया। इसके अलावा इसमें हो गया प्रोस्टाग्लैंडिस हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिस, और इसमें हो गया सेमिनोजेलिन, और इसमें हो गया कैल्शियम, कैल्शियम आयन होते हैं। और साथ साथ इसका जो माध्यम होता है ना, ये माध्यम होता है इसका क्षारीय माध्यम होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है शुक्रीय प्लाज्मा का संगठन समझाइए, जिसमें आप क्या करते हैं, इतनी बातें उसमें लिखते हैं। फ्रक्टोज है, ये इसमें सबसे मुख्य चीज होती है जो कि ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिस है, सेमिनोजेलिन है, कैल्शियम है, और माध्यम इसका कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। तो एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहली ग्रंथि होती है शुक्राशय। शुक्राशय के द्वारा शुक्राणुओं का संग्रह भी होता है और साथ साथ में इसमें क्या होता है, शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण भी होता है। शुक्रीय प्लाज्मा को हम सामान्यतः कहते हैं वीर्य भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो वीर्य होता है वो लगभग यहाँ पर 70% बनता है। इसका जो रासायनिक संगठन होता है मुख्य रूप से फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिस, सेमिनोजेलिन, कैल्शियम, तथा माध्यम इसका होता है क्षारीय होता है, ठीक है ना। तो शुक्राशय समझ में आ गया। उसके बाद में नंबर 2 पे आता है, यहाँ पे दूसरी ग्रंथि है, वो है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो देखिए, जहां पे शुक्रवाहिनी और मूत्र मार्ग जहां पे जुड़ते हैं, मिलते हैं, उसी स्थान पे क्या पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये भी क्या करती है, एक तरल का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं क्या, वीर्य। और यहाँ पे जो वीर्य बनेगा ना, ये बनता है कितना परसेंट, केवल 30% बनता है, 30% बनता है यहाँ पे वीर्य। लेकिन इसका जो वीर्य का संगठन होगा ना, ये कैसा होगा, इसका अलग होता है थोड़ा सा। कैसे होता है, तो देखिए इसका जो अगर आप देखेंगे, तो एक तो यहाँ पे होता है फॉस्फेटेज,
एक तो क्या होगा यहाँ पे फॉस्फेटेज होगा, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है सिट्रेट, सिट्रेट, और यहाँ पे होता है लाइसोजाइम, और होता है यहाँ पे स्पर्मीन। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पे होता है फॉस्फेटेज, सिट्रेट और लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम इतना नहीं होता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो यहाँ पे फॉस्फेटेज होते हैं, और इन संगठन से मिलके और क्या बनता है यहाँ पे वीर्य बनता है। तो दोनों का वीर्य का संगठन अलग अलग होता है और काम दोनों का एक ही होता है, क्या शुक्राणुओं को माध्यम देना गति के लिए, प्लस उसको पोषण देना, ये सारे इसके क्या होते हैं मुख्य कार्य होते हैं। ठीक है ना, तो प्रोस्टेट ग्रंथि भी हो गया। इसके बाद में नंबर 3 पे आती है, नंबर 3 पे यहाँ पे जन्म ग्रंथि में थर्ड जो ग्रंथि होती है वो होती है यहाँ पे काउपर, काउपर्स या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, ठीक है ना, काउपर या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ये जो ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि क्या होती है कि जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे की तरफ चलेंगे तो वहाँ मटर के दाने के आकार की 2 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, एक अपने कह सकते हैं ये भी क्षारीय तरल को स्रावित करती हैं, और ये तरल जो होता है ना वो क्या करता है, कैसा किस प्रकृति का होता है, स्नेह प्रकृति का होता है। तो 2 काम करता है, कैसे कि जब मूत्र मार्ग से जब शुक्राणु निकलेंगे तो मूत्र मार्ग का जो माध्यम होता है वो अम्लीय होता है, और वो अम्लीय माध्यम को अगर आप देखेंगे, अम्लीय माध्यम जो होता है वो शुक्राणुओं को नष्ट कर देता है। तो शुक्राणु निकलने से पहले उस माध्यम में ये ग्रंथि उस तरल का स्रावण करती है, जिससे कि वो अम्लीय माध्यम को ये क्षारीय माध्यम क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, जिससे कि शुक्राणु हैं वो जीवित अवस्था में बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा यह शिश्न मुंड के शीर्ष भाग को चिकना बनाती है, जिससे कि मैथुन क्रिया क्या हो सके, आसानी से हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके 3 कार्य हो गए, इसके 3 अपने कह सकते 3 ग्रंथियाँ हो चुकी हैं जो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना अगर हम देखें तो नर जनन तंत्र पूरा हो चुका है। अब हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। तो देखिए इन दोनों में से कोई सा भी एक तंत्र परीक्षा में आता है, कोई सा भी हो सकता है, ज़्यादातर चांस रहते हैं मादा जनन तंत्र के रहते हैं, जबकि नर जनन तंत्र का चांस कम रहता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 2 मादा जनन तंत्र, ठीक है ना, और ये तंत्र है वो निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। सॉरी, नंबर 2 पे है मादा जनन तंत्र। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यह तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से होते हैं, 2 तरह के अंग होते हैं। नंबर 1 पे होता है मुख्य जनन अंग, और जो मुख्य जनन अंग होता है इसमें होता है क्या, एक जोड़ी अंडाशय, ठीक है। और दूसरा नंबर पे होता है सहायक जनन अंग, और सहायक जनन अंग कई सारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिए, नंबर 1 अंडवाहिनी, नंबर 2 गर्भाशय, नंबर 3 योनि, ठीक है ना, अंडवाहिनी हो गई, गर्भाशय हो गया, योनि हो गई, और नंबर 4 पे आता है
ग्रंथि, तो इसमें केवल एक ग्रंथि पाई जाती है, वो भी कौन सी होती है? बार्थोलिन। कौन सी ग्रंथि होती है? बार्थोलिन ग्रंथि होती है। इसके अलावा नंबर 5 पे आती है क्या? स्तन ग्रंथि। तो ध्यान रखना, नर के अंदर स्तन ग्रंथियां जनन अंगों में नहीं आती है क्योंकि वो निष्क्रिय होती हैं, जबकि मादाओं में अगर हम देखें तो स्तन ग्रंथियां किस में आती हैं? जनन अंगों में आती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये मुख्य अंग है क्योंकि ये मादा युग्मक बनाता है। मादा युग्मक कौन सा होता है? अंडाणु बनाता है। जबकि ये सहायक होते हैं। सहायक का मतलब हो गया कि साहब ये क्या करते हैं? अंडाणु को बनने में, उसको विकास करने में और शरीर से बाहर निकालने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो इस तरह से क्या हो गए? सहायक अंग हो गए। अब इन्हीं अंगों को अपने क्या करेंगे? चित्र में प्रदर्शित करेंगे, कौन सा अंग कहाँ पर होता है और कैसे इसकी संरचना होती है। ठीक है ना? तो इसी तरह से आपको क्या करना होता है? एग्जाम की कॉपी में भी इसी तरह से आपको लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका चित्र बनाते हैं। देखिए चित्र बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप लोग ध्यान से देखेंगे कि मैं यहाँ पे चित्र किस तरह से बना रहा हूँ, किस तरह से आपको ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें डायग्राम को, तो इस चीज़ पे फोकस करना होगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से, ठीक है ना? ऐसे इस तरफ से लेंगे, इस तरह से लेंगे। क्लियर हो गया? और इसको यहां से आप ऐसे ले लेंगे। क्लियर? अब क्या करना होता है कि अपने को यहाँ पे जो अंडाशय है, ये गर्भाशय, सॉरी ये गर्भाशय, इसकी भित्ति को थोड़ा मोटा करना होता है। तो हम मोटा यहाँ पे इस तरह से डबल लाइनिंग कर देते हैं, इस तरह से। ऐसे यहाँ पे इसको डबल कर दीजिए, डबल कर दिया आपने इसको, ठीक है ना? इसको आप डार्क कर दीजिए इसको, क्योंकि गर्भाशय की जो भित्ति होती है वो काफी थिक होती है, मोटी होती है। ये देखिए इस तरह से कर दिया आपने। अब क्या करना होता है कि अपने को यहाँ पर एक जोड़ी अंडाशय बनाना है। यहाँ पर इस तरह से इस गर्भाशय की दीवार की भित्ति से आप क्या कर दो? चिपका दो यहाँ पे इस तरह से। यहाँ से लेके आइए और इस तरह से इसको कर दीजिए। ये थोड़ा बड़ा बना दो, इसको बना दिया और इसको आप क्या कर दो? डार्क कर दो। कर दिया आपने डाल के यहाँ पे, हो गया? तो जैसे जैसे आप नामांकन, जैसे जैसे आप चित्र बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप क्या करेंगे? यहाँ पे नामांकन कर देंगे। क्या हो गया? अंडाशय, ये हो गया गर्भाशय, ठीक है ना? और इसी के पास में लिया हो आप क्या? फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब लिया और फैलोपियन ट्यूब को इस तरह से आप ड्रॉ कर दीजिए, इस तरह से, सॉरी इस तरह से, ठीक है ना? आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से, क्योंकि इसके भी अलग अलग भाग होते हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो ये होगी क्या? यहाँ पे अंडवाहिनी। क्या हो गई? अंडवाहिनी। एक्चुअली में अंडवाहिनी के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे मैं बता दूं यहाँ पे, इसमें पूरा लेबलिंग कर देता हूँ अंडवाहिनी का। जैसे ये तो हो गए फिम्बरी, और फिम्बरी जहां से जुड़ी होती है उस भाग को बोलते हैं इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम का आगे का जो चौड़ा भाग होता है इसको बोलते हैं एंकुला। और ये होती है इस्थमस। ये डिटेल में बताऊंगा आपको मैं।
जब हम इसकी बात करेंगे ना तो मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। और इसी में छिद्र होते यहाँ पर होते हैं जिनसे अंडा अंदर प्रवेश करता है, जिसको बोलते हैं हम ऑस्टिया। ठीक है ना। और ये इसका मोटा वाला भाग होता है। ठीक है। तो इस गर्भाशय के भी 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग कहलाता है फंडस, बीच वाला भाग कहलाता है कार, और नीचे वाला कहलाता है नीचे वाला, इसको बोलते हैं सर्विक्स, गर्भाशय ग्रीवा। सर्विक्स का मतलब गर्भाशय की ग्रीवा। ठीक है। और ये हो गई योनि। ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसकी जो गर्भाशय की जो भित्ति होती है वो काफी मोटी होती है। तो सबसे बाहर वाली भित्ति जो होती है ना, इसको बोलते हैं पेरिमीट्रियम। परतों के नाम है, 3 परत पाई जाती है गर्भाशय की भित्ति में। कौन कौन सी होती है? पेरिमीट्रियम, बीच वाली मायोमीट्रियम, और अंदर वाली जो होती है वो स्पॉन्जी होती है, ऐसे ऐसे स्पॉन्जी होती है। यहीं पर आकर क्या होता है, भ्रूण का आरोपण होता है यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसे ऊपर होती है। और इसको अंदर वाली को बोलते हैं हम क्या, एंडोमीट्रियम। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये गर्भाशय का एक चित्र होता है, माता जनन तंत्र का चित्र होता है। जितने भी हमने नाम पढ़े हैं वो सारे के सारे नाम इसमें आप देख सकते हो कंप्लीटली लेबल हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे नंबर 1 पे अंडाशय हो गया, नंबर 2 पे अंडवाहिनी हो गई, नंबर 3 पे गर्भाशय हो गया, नंबर 4 पे योनि हो गई, नंबर 5 पे थी ग्रंथियाँ। तो ग्रंथि जो होती है ना बार्थोलिन, वो यहाँ पर होती है योनि पर। क्या होती है? बार्थोलिन ग्रंथि होती है। और लास्ट में होती है स्तन ग्रंथि, वो हम चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप देख लीजिए अच्छी तरह से। इसी को देखकर आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है, बनाना है उसमें। ठीक है ना। किस तरह से ये होता है, क्या होता है, ये आप देख सकते हो उसमें। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिटेल पढ़ेंगे किसकी, अंडाशय। तो अंडाशय की जो हम डिटेल पढ़ेंगे ना, उस डिटेल में हम क्या करेंगे, अंडाशय का आंतरिक संरचना तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। एक चीज अब इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान रखना। कहते हैं कि नर में दोनों वृषण एक साथ सक्रिय होते हैं, जबकि मादाओं में दोनों अंडाशय एक साथ सक्रिय कभी नहीं होते। हो सकते हैं अपवाद स्वरूप हो सकते हैं कि साहब ये भी सक्रिय हो गया, ये भी सक्रिय हो गया। एक्चुअल में क्या होता है कि नर में शुक्राणु हमेशा बनते रहते हैं, लेकिन मादाओं में अंडाणु का निर्माण एक चक्र के तहत होता है। उस चक्र को बोलते हैं क्या, आर्तव चक्र। और इस चक्र की जो अवधि होती है वो होती है 28 दिन की होती है। इस 28 दिन में वो अंडा बनेगा, उसका विकास होगा, निषेचन हो गया तो ठीक है, वरना वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये कंडीशन, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक बार 28 दिन में ये सक्रिय हुआ तो अगले 28 दिन में ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, या फिर एकांतर क्रम में मान लीजिए। और नहीं तो दोनों क्या कर सकते हैं, कई बार ये भी हो सकता है, कई बार ये भी हो सकता है। पर दोनों सामान्य अवस्था में दोनों अंडाशय एक साथ में सक्रिय नहीं हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, ये जो अंडाशय होते हैं, इन अंडाशयों में गर्भावस्था में जब मादा भ्रूण होती है, उसी समय सक्रिय हो जाते हैं। अंडाणु को बनाने वाली कोशिकाएं उसी समय बन जाती हैं। तो कल हम जो चित्र पढ़ेंगे, कल हम इसका पढ़ेंगे कैसे अंडाशय का आंतरिक संरचना होती है, कैसे उसमें अंडाणु बनता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। ओके, तो इस डायग्राम की आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, धन्यवाद।